बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अधिक समय देते हैं हमको हैं। सबका मैं धन्यवाद करता हूं। सबको नमस्ते इस बात के लिए कि आप लोग अच्छा देखते हैं। और मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि मेरे 2 वीडियो जो पीछे बने, मैंने कहा था एक क्रम बनाऊंगा, आपको पर डे एक पार्ट दिया करूंगा फिजिक्स से और इसके बाद केमिस्ट्री का और बायो का, लेकिन वो किसी भी समस्या के चलते हमारे नहीं आ पाए, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट का। लेकिन जो हम आग लाए हैं अगले पार्ट का, क्योंकि वो क्रम नहीं टूटना चाहिए जो बना था, और वो जो रह गए पार्ट हैं या उनका नहीं पढ़ पाया या नहीं कुछ हो पाया तो उनको हम समय आगे आएगा तो आपको आगे बता देंगे। और एक बात बता दें आपको कि जो गॉस की प्रमेय वाला पार्ट वो बनकर नहीं पढ़ पाया और उसके अगला पार्ट, तो हो सकता है आप मान चलो कि उसमें गॉस की प्रमेय ही इम्पॉर्टेंट है, आप उसको हम बाद में आपको दिखा देंगे। तब तक हम लोग अपना समय न खराब करते हुए इसको देखना चालू करें। और एक बात कह देता हूं मैं आपको कि आप जिस समय के दौर से गुजर रहे हैं ये समय बहुत कीमती है। अपने समय को बनाए रखें, साथ देते रहें, कुछ सीखेंगे, आगे निकलेंगे। और जो लोग ये मान चल रहे हैं कि हम एहसान सरजीब कर रहे हैं देख कर या उनको, तो भैया गलत कर रहे हैं कि अपना पैर आप कुल्हाड़ी से काट रहे हो। अपने साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अपना लक्ष्य अपनाइए। ठीक है, चलें भाई आज के चैप्टर में। चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता। देखो, हमने एक बार नहीं 100 बार कहा है कि नाम से सीखा करो। धारिता माने है किसी चीज को भाई धारण करने की क्षमता। धारिता कितना आप ले सकते हैं, कितना आप कर सकते हैं। लोग कहते हैं भाई कपड़े पहन लिए तो क्या कर लिए, धारण कर लिए कपड़े, वस्त्र धारण कर लिए, कहानी ये था पहले पहन लिए। तो किसी चीज को आप धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। अब भाई ये क्या लेगा, ये लेगा, ये क्या ले सकता है। यहाँ बात चल रही विद्युत की, आवेश की, तो क्या लेगा, चालकों को लेगा, आवेशों को लेगा। तो आवेशों के धारण करने की क्षमता क्या कहलाएगी, वैद्युत धारिता कहलाएगी। अब देखिए इसका परिचय देख लीजिए आप लोग क्या होता है। हम लोगों ने पीछे चैप्टर में देखा था, किसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से देखा था। इस पाठ में क्या देखेंगे कि भाई आप एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, एक छोटा बर्तन ले लीजिए। बड़े बर्तन से पीछे बताया था हमने, खैर वो आ नहीं पाया, खैर उसकी बात छोड़ जाने दो। बड़े बर्तन में जल है और छोटे में है, तो बड़े बर्तन से छोटे में आना प्रारंभ कर देगा, तब तक आता रहेगा जब तक दोनों में समान नहीं हो जाता। यदि द्रव को दबाया जाए या संपीड़ित किया जाए तो एक क्षमता के बाद वो दबना बंद हो जाएगा, फिर इधर उधर बहना प्रारंभ कर देगा। जैसे आप लोहे को जलाते जाइए तो गर्म होता चला जाएगा, एक क्षमता के बाद वो गर्म होना बंद हो जाएगा, पिघलना चालू हो जाएगा, एक नई विकृत उसमें सामने को आने लगती है। संपीड़ित करने पर उसमें अलग अलग प्रकार के प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं। इसका परिचय क्या है, यदि किसी चालक को निरंतर आवेश, कंटिन्यू आवेश दिया जाए तो एक सीमा के बाद उसमें विसर्जन होना, बहना प्रारंभ हो जाता है। इस क्रिया को या इस क्रिया को, इस प्रक्रम को इस पाठ के अंतर्गत हम सीखेंगे, वैद्युत धारिता के पाठ में सीखेंगे। इस आधार पे हम कह सकते हैं पदार्थों को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक हमारे होते हैं चालक और एक होते हैं परावैद्युत। चालक वे हैं जिनमें सुगमता से बिजली को प्रवाहित किया जा सकता है, सुगमता से आवेशों को प्रवाहित किया जा सकता है। चालकों को 2 प्रकार से बांटते हैं, एक होता है सुचालक और एक होता है कुचालक। सु माने सुंदर, देखो हम कहते हैं नाम से सीखा करो। सु माने होता है सुंदर, माने बढ़िया वाला, चालक माने चालक, चलाने वाला। भाई जिसमें आसानी से, सुगमता से, अच्छी तरीका से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, बिजली का प्रवाह व आवेशों का प्रवाह होता रहेगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे। जिसमें हमारा चांदी आता है, एल्युमिनियम आता है, तांबा आता है, ये आते हैं। और आप लोग याद कर लीजिए, चांदी के 1 ग्राम से 1 किलोमीटर लंबा तार निकाला जा सकता है, इतनी इसकी तन्यता क्षमता होती है। कुचालक वे पदार्थ हैं जिसमें बिजली को आसानी से क्या बिल्कुल नहीं बहा सकते आप, इनमें विद्युत का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं पाया जाता है, इन्हें कुचालक कहते हैं। जबर है वगैरह आप याद कर सकते हो। अगला होता है परावैद्युत। देखो आपने देखा होगा अक्सर डेरिवेशन में माध्यम लिया करते हैं, जल व वायु माध्यम होते हैं। परावैद्युतांक के का मान 1 लेते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये वे पदार्थ हैं जिनमें आवेशों का बिल्कुल भी संग्रह नहीं हो सकता है, ये आवेशों को बिल्कुल धारण नहीं कर सकते, आवेशों को चलाने में कोई सहायता नहीं करते हैं। इनको 2 भाग में बांटते हैं, एक अध्रुवीय और दूसरे ध्रुवीय।
अध्रुवीय वे हैं जिनके केंद्र संपाती होते हैं, केंद्र समान होते हैं और स्थायी द्विगुण नहीं दिखाते। अब देखो आप, अब अध्रुवीय जो हैं उनके केंद्र संपाती होंगे, स्थायित्व जो हो नहीं दिखाते। देखो जैसे मान लिया एग्जाम्पल दिया हमने N2 दिया है। अब आप देखो N ही तो दो भागों में बढ़ गया है, एक N आयन और एक N आयन मिलकर N2 बना हमारा। तो आप देखो इसमें जो केंद्र संपाती है, परंतु क्या इसमें स्थायित्व तो है? स्थायित्व दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसमें केंद्र निश्चित नहीं है। अब देखो ध्रुवीय कौन से होते हैं? जिनमें केंद्र संपाती नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, इसमें केंद्र संपाती है, इसमें केंद्र संपाती नहीं होगा। स्थायित्व द्विगुण नहीं है, इसमें स्थायित्व होगा। जैसे आप देख लीजिए HCl, H को Cl बांधे हैं और Cl को H बांधे हैं किसी एक बंध के द्वारा। HCl से बांधे हैं, Cl H को बांधे हैं, HBr को बांधे हैं और Br H को बांधे हैं। तो क्या देखा हमने, क्या सीखा? परावैद्युतांक दो प्रकार के थे, एक अध्रुवीय था, एक ध्रुवीय था। अध्रुवीय में कौन आएगा? केंद्र संपाती होंगे और ध्रुवीय में केंद्र संपाती नहीं होंगे। स्थायी द्विध्रुव नहीं होता है, स्थायी द्विध्रुव होता है। एग्जाम्पल दे दिया हमने आपको, और सुन लो, आप इस बात को समझो। धन आयन, ऋण आयन ये मुक्त अवस्था में प्रारंभ में घूमे करते हैं। एक घूमते चलते रहते हैं और एक समय आता है जब इनका स्थायित्व समाप्त होने लगता है तो ये बहना प्रारंभ कर देते हैं। अब भाई अगले देखो, वैद्युत ध्रुवण क्या है? देखो वैद्युत ध्रुवण क्या है? धनावेश व ऋणावेश, धनावेश व ऋणावेश के विस्थापन की घटना, धन आवेश व ऋणावेश चला करते हैं, इनके विस्थापन की इधर उधर चलने की गति क्या कहलाती है? वैद्युत ध्रुवण कहती है। ध्रुवण मतलब अपने ध्रुव से हट जाना, इधर उधर चले जाना, प्लस का माइनस की ओर, माइनस का प्लस की ओर, या धनावेश व ऋणावेश का विस्थापन होने की घटना कहलाती है वैद्युत ध्रुवण कहलाती है। अब अगली हेडिंग है वैद्युत धारिता। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि किसी चीज़ को, भाई आप कपड़े पहनते हो तो पहले राजा लोग, पुराने लोग कहा करते थे कपड़े धारण कर लीजिए, पहन लीजिए, ऐसा भेष धारण कर लिया उनने, महात्मा का भेष बनाए घूम रहे हैं, इसका भेष बना लिया। तो क्या है, किसी चीज़ को आप धारण पहन लेते हैं या उसको ले लेते हैं तो वो हम धारित हो जाती नहीं हो जाती? हो जाती है। तो भाई अब आप सोचो कि वैद्युत धारिता हमको सीखनी है तो क्या धारण करेगा? साफ साफ लिख रहा है वैद्युत, वैद्युत वैद्युत लग रहा है तो क्या लेगा? चालक लेगा, आवेश लेगा। भाई हम लोग कपड़े पहनते हैं और ये क्या पहनेगा? कपड़े पहनेगा? नहीं पहनेगा ना, तो क्या पहनेगा? चालक में क्या पाए जाते हैं? आवेश पाए जाते हैं। तो आवेश को कितना ले सकता है? सोचो, जैसे एक छोटा बर्तन है, उसकी एक क्षमता है, डेंसिटी है, उतना ही ले सकती है। अब आप उसको और दीजिए, और जल डालिए, पानी भरते जाइए, तो एक सीमा के बाद पानी उसके ऊपर से निकलना प्रारंभ कर देगा। उसमें फिर आप उसको रोक नहीं सकते, उसको कितना दबाया जाए, संपीड़ किया जाए, तब भी वो निकलना प्रारंभ ही कर देगा और निकलता ही रहेगा। तो बात है यहाँ पे वैद्युत धारिता है क्या? आवेशों को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। भाई कितना ले सकती है? तो जिसके भी पूछा जाए आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाएगी? वैद्युत धारिता कहलाएगी। इसकी परिभाषा क्या होगी? आवेश तथा विभव का अनुपात, आवेश और विभव के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। ऊपर आवेश होगा और नीचे विभव होगा। आवेश व विभव के अनुपात, आवेश व विभव का अनुपात क्या कहलाएगा? वैद्युत धारिता कहलाएगा। बी अनुक्रमानुपाती Q, संबंध देख लीजिए। अब देखो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब जब हटता है तब तब एक नियतांक लगता है, और आपको पता होना चाहिए बराबर लगने से पहले एक नियतांक आता है। तो B बराबर Q/C, C क्या है? एक नियतांक है, ये नियत होता है, ये C ही तो है धारिता का चिन्ह। तो देखो भैया B बराबर Q/C, कैंची गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा C बराबर Q/B। इस पर हमको सवाल लगाने हैं, C बराबर Q/B। अब इसके आप मात्रा निकाल सकते हो, विमाएँ निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। पहले इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट। आप देख लो, Q से हो जाएगा कूलाम, बटा है तो प्रति, और B से होता है वोल्ट। दूसरा मात्रक इसका होता है फैरड। अक्सर सवालों में फैरड ही चलेगा, हम लोग लगाएंगे LCR चैप्टर में। तो इसका मात्रक होता है
कूलाम बटे वोल्ट या फैरड। बीमा होगी m की पावर -1 l की पावर -2 a स्क्वायर t की पावर 4। आपको हम बीमा निकालना दिखा रहे हैं, कैसे निकालेंगे बीमा देख लो, देख लीजिए भाई। c बराबर q अपान b है, c बराबर q अपान b है। अब आप सभी लोग जानते हो b बराबर क्या होता है, w अपान q नहीं होता है। आप लोग पीछे चैप्टर में जाओ, इससे पिछला चैप्टर जो नहीं पढ़ पाया जिसका वीडियो, विभव का सूत्र क्या होता था, विभव का सूत्र होता था v बराबर w अपान q। विभव की परिभाषा भी सिखाई थी हमने, सॉरी नहीं आ पाया, सुन लो परिभाषा विभव की। यहाँ पे परिभाषा विभव की थी, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमको जो कार्य करना होता है उसे विभव कहते थे। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना होता था उसे क्या कहते थे, वैद्युत विभव कहते थे। अब विभवांतरिक परिभाषा क्या होगी, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में हमको जो कार्य करना होता है विद्युत बल के विरुद्ध। भाई आप सोचो, परिभाषा तो बना ही लिया करो, जब विद्युत क्षेत्र होगा तो उसमें विद्युत बल रेखाएं भी होंगी। अब किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाओगे तो उस भाई जिस क्षेत्र में लाओगे उस क्षेत्र के विपरीत आपको बल तो लगाना होगा। आप ऊपर की ओर कोई चीज़ फेंकते हो, पृथ्वी उसको खींचती है, किताब को आगे फेंकते हो या किसी वस्तु को आगे फेंकते हो तो रुक जाती है, तो घर्षण बल होता है, वो हमारी गति का विरोध नहीं करता है। तो ऐसे ही तो है, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में हमको जो कार्य करना होगा किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना होता था उसे क्या कहते थे, विद्युत विभवांतर कहते थे। और ये विद्युत तो खैर W। अब देखिए बटा का बटा कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा Q की घात 2 W। अब आप सभी जानते हो, इसको हम साफ कर दें, इधर दिखा दें, देखो सभी लोग जानते हो Q है क्या भाई, Q आवेश होता है तो Q को हम IT नहीं लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं, और IT का स्क्वायर है। W क्या है, कार्य है, तो चाहे कार्य की एकदम बीमा डाल दीजिए और चाहे इसका सूत्र लगा लीजिए बल गुणे विस्थापन की सहायता से, तो लिख लीजिए बल गुणे विस्थापन। अब I धारा है, I का A हो, अब भाई I का मात्रक एम्पियर होता है, तो A हो गया, घात 2 लगी थी, घात 2 लगा दिया। अब समय T है, समय का T ही रहता है, तो T की घात 2 बटे बल की बीमा सबको पता है ML_T-2, ML_T-2। अब विस्थापन होगा तो लंबाई में ही L, भाई विस्थापन है तो दूरी ही L आ जाएगा। अब आप देखो M ये ऊपर जाएगा, काहे हो जाएगा माइनस का, L एक ये है और L एक ये है, ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा बेटे के। अब T की पावर -2 ये और 2 ये प्लस की हो जाएगी, तो 2 2 4 हो जाएगी प्लस की, और A तो ऊपर 2 है ही, A की पावर 2। इस प्रकार से हम बीमा निकाल सकते हैं और इस प्रकार से मात्रक भी निकाल सकते हैं। अब देखो मात्रक निकालना होता तो भाई Q है, Q का मात्रक क्या होता है, आवेश कूलाम, कूलाम का स्क्वायर बटे, अब यहाँ W था, W क्या होता है, जूल, बल का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो आ जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे जूल आ जाएगा। इस प्रकार से हम कई प्रकार के मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको उस टाइप का एक सवाल भी दिखा दिया करेंगे जिसका फार्मूला लिखा करेंगे। अब देखो उसी टाइप का सवाल देख लो, एक चालक को 100 म्यूसी आवेश देने पर 50 वोल्ट की वृद्धि होती है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो सुनो ध्यान से, सवालों में यही बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि सवाल को देखकर हम लोग समझ नहीं पाते क्या पूछ रहा है क्या दे रहा है। क्या कहा, एक चालक को 100 म्यूसी आवेश को लिखते हैं स्मॉल q से, दिया है 100 म्यू सी कूलाम का मात्रक है। अब बदल लीजिए आप, 100 म्यू का मान होता है 10 की घात -6 कूलाम। आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो आ जाएगा 10 की घात -4 कूलाम। भाई 2 शून्य कम हो गए, इससे क्यू का मान निकल आया 50 वोल्ट, बी बराबर 50 वोल्ट। धारिता ज्ञात करनी है, सी बराबर क्वेश्चन मार्क
सूत्र होता है C बराबर, अभी लिखाया था आप लोगों को, बताओ क्या सूत्र होता है। C बराबर क्या सूत्र था? Q बटे V। C बराबर Q बटे V, बहुत सही, Q बटे V अभी बताया था और इससे निकलवाया भी था। तो Q का मान कितना होता है भैया, देख लो कितना है, 10 की घात -4 है और B का मान है 50। तो अब तो इसको हल करना मुश्किल था, तो इसको ऐसे ही रखो, ना कम करते तो इस टाइप से ही डालते थे तो आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे 100 ही रखो तो आपको फ़ायदा ये रहेगा, आपको काटने में आसानी हो जाएगी। 50 दूना 100, तो आ गया C बराबर 2 गुणे 10 की घात -6। मात्रक आप लोग बताएंगे, हम नहीं लिखेंगे। Q का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, दूसरा मात्रक फैराड। देखो एक देख लीजिए, छोटा सा डेरिवेशन है, विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालना। देखो सबसे पहले क्या करें, हमने एक चालक बनाया, गोली चालक, इसको हम फिर से बना देते हैं आपके सामने तो आपको आसानी समझ में आएगी। ऐसे बना लिया, गोली चालक बना लिया, इसका केंद्र मान लो पहले O, ये एक आपका चालक हो गया, विलगित गोली चालक है। बेटा किसी से लगा नहीं, विलगित माने होता है किसी से लगा नहीं होना चाहिए, मतलब लगा किससे, पृथ्वी तो किसने लगाना चाहिए। इसका केंद्र मान लिया हमने O है। अब देखो बच्चों, केंद्र O है, अब भाई इसको क्या देंगे आप, आवेश देंगे, तो इसको आवेश जो Q देंगे तो पूरे पे पृष्ठ पे फैल जाएगा, क्योंकि भाई एक ही तो आवेश इसमें है, अब किसी से लगा है नहीं। जैसे मान लिया पृथ्वी से जुड़ा होता तो Q देते तो माइनस का निकल आता, प्लस देते तो माइनस का आवेश आ जाता, तो पूरे पे फैल जाएगा। इसको आपने, इसकी त्रिज्या मान ली हमने R त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है, पूरी त्रिज्या कितनी होगी इसकी, R ही होगी। R त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है, तो भाई इधर R है तो इधर भी R होगा, इधर भी R होगा, इधर भी R होगा, इधर भी R होगा, R होगा। इसको क्या दिया आपने, प्लस Q आवेश दे दिया। यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक क्या होते हैं, K मान लिया। अब आप सोचो, जब आपने इसको आवेश दे दिया, किसी से जुड़ा है नहीं, विलगित नहीं है, तो पूरे पृष्ठ पे आवेश फैल जाएगा, तो Q पूरे पृष्ठ से फैल जाएगा। और आप जानते ही हो, हमने बताया था एक कब तक क्षमता कब तक होती लेने की, तो एक समय ऐसा आएगा जब आवेश को बढ़ाते जाएंगे तो इस पृष्ठ के बाहर आवेश निकलना प्रारंभ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्रारंभ निकलना बाहर प्रारंभ हो जाएगा। यही हमको दिखाना है। इस विलगित गोली चालक तो सब लिख सकते हैं, माना Q एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या R है, केंद्र से त्रिज्या खींची और बना दिया वो, ठीक है। इसको Q आवेश दिया जो पूरे पृष्ठ पे वितरित हो जाता है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ये सब इतना लिख सकते हो, तो इतना सब न लिखा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो भाषा आप लोग अपने मन से ही बना सकते हो। तो क्या होगा, अतः कुल विभव क्या इसका होगा, विभव भाई सूत्र क्या होता है, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q के Q/R होगा। समीकरण में से एक मान लीजिए, मान लो। अच्छा, और हमने बताया धारिता, इसकी धारिता कितनी होगी, C बराबर Q/B। आप लोगों ने भी सीखा था नहीं सीखा था। इसकी क्षमता C बराबर Q/B है। अब देखो C बराबर Q को Q ही रखो, B का मान हमारे पास समीकरण 1 से यहाँ रख दीजिए, आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q/R। बेटा बटे का बटा जो होता है ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब Q से Q हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, पूरा ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R, इतना आ गया। अच्छा, आप लोग जानते हो परावैद्युतांक के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है, तो आप 1 रख देंगे तो आ जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। आप लोग कैसे करेंगे, वहाँ क्या करेंगे, एक R त्रिज्या का विलगित गोली चालक बना लेंगे जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, इसका केंद्र बिंदु O मान लेंगे, त्रिज्या R मान लेंगे, और इसको आप प्लस Q आवेश जब दे देंगे तो पूरे गोली पृष्ठ पे फैल जाएगा। अब भाई हमने बताया था कितना फैल सकता है, एक क्षमता के बाद वो निकलना बाहर को प्रारंभ हो जाएगा, तो आप बाहर निकाल देना, ऐसा आवेश प्लस दिखा देना। उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, उसका विभव निकालेंगे, विभव निकालने के बाद उसकी धारिता निकाल दीजिए, विभव का मान धारिता में डाल दीजिए, आपका डेरिवेशन हो जाता है। आसानी से आप लोग इसको सीख गए हैं। इस टाइप का एक सवाल देख लीजिए आप लोग, क्योंकि हमने कहा था कि हर फार्मूला पे एक सवाल दिखा दिया करूँगा, तो आप लोग उस तरीके से लगाना जान जाया करेंगे। देखो
देखो बच्चों, आवश्यकता नहीं होती 10 सवाल लगाने की, एक सवाल लगा लिया जाए, उस टाइप से आप एक फार्मूला पे कितने भी आए हम लगा सकते हैं। देखो साफ साफ कहा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली चालक। बच्चों एक सवाल 2 सवाल इसलिए लगवा पाता हूँ क्योंकि समय को भी देखना होता है। आप एक टाइप का एक सवाल लगा लीजिए, उस फार्मूले पे आप चाहे 100 आ जाए 100 भी लगा सकते हो। ध्यान से देखा करो, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली चालक की धारिता क्या होगी? धारिता क्या होगी? तो सी पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। अब साफ साफ का गोली चालक, तो गोली चालक का अभी तो लिखा था फार्मूला, उसी पे लगेगा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का मान है 9 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में सवाल लगता नहीं, बदलो मीटर में, 10⁻⁻2 मीटर। धारिता ज्ञात करें, सूत्र होता सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब आप लोग ध्यान दो कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान नहीं होता है, बल्कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है। तो क्या करें, इसका मान तो होता नहीं है, मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है इतना तो सबको पता होगा, पहले पार्ट से है। हमारे पास ऐसा है, यदि हम 4 का मान डालें, पाई का मान डालें, एप्सिलॉन 0 का मान डालें, बहुत समस्या हो जाएगी। तो इसको हम यदि इस प्रकार से देखें तो इसका मान ये होता है। तो अगर हम इसकी कैंची गुणा कर लें बच्चों, तो क्या आ जाएगा, भाई इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आ जाएगा, या पलट दीजिए इसको, आ जाएगा 1/9 × 10⁹ आ जाएगा। देखो इतने का मान ये होता है। फिर दिखा दें आपको, ये बहुत अच्छी बात यहाँ देखने वाली है, इसमें कंफ्यूज होने वाली नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है 9 × 10⁹ सभी लोग ध्यान देंगे। इतने का मान ये है और हमारे पास ऐसा है, तो यदि हम इसको पलट दें तो पलटेंगे तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, इधर उल्टा हो गया तो इधर 1/, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसको रख दीजिए 1/9 × 10⁹ और r का मान तो हमें दिया है 9 × 10⁻²। 9 से 9 कैंसिल होगा, 9 ऊपर जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7 भी हैं, तो 9 और 2 11, सी बराबर आएगा 1 × 10⁻11। आप लोग जानते हो, लिख सकते हो, अपने आप लिखो, मतलब इसका फैराड, ठीक है। अब आगे भी कहा सवाल में, एक का विभव दे सकने वाले आवेश को भी ज्ञात करो। इसमें आगे आवेश भी निकालना है, तो आवेश को कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। आप आवेश निकालना है तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क, अभी आप लोगों ने सूत्र लिखा था C बराबर, Q बराबर CB नहीं होता है, Q बराबर क्या होता है, CB होता है, Q बराबर CB। अब C का मान क्या है, C का मान हमारे पास है 1 × 10⁻11 और B का मान आपके पास कितना है, 1000 वोल्ट। कितना है, 1000, तो 1000, तो देखो 1000 में 3 प्लस के हैं 0 और 11 माइनस का है, तो 3 कम कर दीजिए तो आ जाएगा 11 में से 3 गया 8 Q, और मात्रक तो Q का आवेश का तो क्या होता है, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है। आपका सवाल पूरा लग गया। देखिए इस टाइप के सवाल परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लोग एक सवाल सीखेंगे, फिर कितने भी सवाल इस टाइप के आ जाएंगे मैं आपको सिखा दूंगा। पारे की 27 एक समान बूंदों को प्रत्येक को 10 वोल्ट तक विभव दिया गया, आवेशित किया गया, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई गई। बड़ी बूंद का विभव क्या होगा? देखो 27 छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाई गई है, 64 छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाई जाए, 125 बड़ी बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाई जाए। तो एक बात आप याद कर लीजिए, इसमें जैसा भी सवाल देंगे उसमें एक घन का रूप ही देंगे। जैसे 3 की घात 3 3 9 3 27, 3 की घात 3 का, 4 की घात 2 का देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 4 चक्को 16 चक्को 64 का दे देंगे, 5 की घात 3 125 का दे देंगे, 6 की घात 3 216 का दे देंगे। मतलब देंगे ऐसा ही जो आसानी से आपको सवाल में बन जाए। तो पारे की 27 बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाई गई, तो मतलब क्या होगा, पारे की 27 बूंदें एक बड़ी बूंद के बराबर होंगी नहीं होंगी? बूंद कैसी होती है, गोल होती है। तो क्या लिखेंगे, बड़ी बूंद का आयतन बराबर, भाई बड़ी बूंद जो बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद कहाँ से बनी है, 27 छोटी बूंद से बनी है। तो बड़ी बूंद का आयतन, सूत्र लिख देते, चलो लिख दें, बड़ी बूंद का
आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन। बड़ी बूंद का आयतन बराबर, अब बड़ी बूंद है तो बूंद गोल होगी तो गोले का लिखो सूत्र 4/3 पाई r⁻3। बड़ी बूंद तो बड़ा r, और 27 छोटी बूंद तो 4/3 पाई स्मॉल r⁻3। अब 4/3 पाई कैंसिल हो गया। r⁻3 बराबर 27 को हम लिख सकते हैं 3 और r⁻3, तो आ जाएगा r⁻3 बराबर पूरे की घात कर दीजिए, घात से घात कैंसिल, तो आ गया r बराबर आ गया हमारा 3r। इतना तो आप लोग जाने के होंगे। अब देखो r का मान आ गया। अब लिखेंगे क्या, इधर लिख दें यार, इतना लिख दें। अब लिखें बड़ी बूंद का विभव, इसको फिर से लगा दें छोटा छोटा, आ जाएगा बार में। देखो बड़ी बूंद था तो लिखेंगे इधर 4/3 पाई r⁻3 बराबर 4/27 गुणे, फिर से देख लीजिए आप लोग, आसान लगेगा, r⁻3 ये कैंसिल हो जाता है तो r का मान आ जाता है 3r। अभी आपको हम दिखा चुके हैं, आ जाएगा। बड़ी बूंद का आवेश होगा बड़ा Q और छोटी बूंद का होगा छोटा Q, तो बड़ी बूंद का आवेश बराबर 27 छोटी बूंदों का आवेश के बराबर होगा नहीं होगा, बताइए। बड़ी बूंद का आवेश बड़ा Q, 27 छोटी बूंदों का आवेश 27 छोटा Q। भाई बड़ी बूंद से बनी है 27 छोटी बूंदें, ये 27 छोटी बूंदें मिलके बनेंगी एक बड़ी बूंद। अब आप जब त्रिज्या निकाली, आवेश निकाल लिया, अब लिखो बड़ी बूंद का विभव, b बराबर क्या सूत्र होगा, लिख दीजिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बड़ा Q बटे बड़ा r, क्योंकि भाई बड़ी बूंद है तो बड़ा Q भी आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बड़ा Q का मान कितना आया है, 27 Q आया है, मान रख दीजिए, और r का मान कितना है, 3r आया है, 3r, 3 नाम 27, तो आ गया 9 आया, 9 को ले लीजिए पहले, 9 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r। बेटा ये देखो आपका विभव का सूत्र आया, तो इसमें अक्षर छोटे हैं कि बड़े हैं, तो ये किसका विभव का सूत्र है, छोटे वाले का बड़े वाले का। भाई छोटी बूंद का विभव सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r ही तो होगा, और यही तो विभव का सूत्र है। और छोटी बूंद का विभव कितना दे दिया हमको, दे दिया है 10, तो यहाँ रख सकते हैं 9 गुणे 10, 10 नमा 90, हमारा आंसर आ जाएगा 90 वोल्ट। फिर सुन लीजिए, आयतन निकाले, त्रिज्या निकाली, उसकी सहायता से आवेशों को निकाला। बड़ी बूंद का विभव बराबर लिखा बड़ा Q बटा बड़ा r, बड़ा Q का मान डाला, छोटा Q r का मान डाल दिया, सॉल्व कर दिया, ये आ गया। इसका तो मान हमको 10 दे दिया है, 10 रख दिया, आंसर आ गया। आगे देखिए आप लोग, अब देखो पूछते हैं संधारित्र क्या होता है। देखो आप सोचो समझो, एक ऐसी युक्ति जिसको आप ये युक्ति इसीलिए बनाई जाती है कि उसमें संग्रह करने के लिए, संधारित्रों का संग्रह जो होता है, मतलब आवेशों का संग्रह करने के लिए संधारित्र बनाए जाते हैं। अब क्या है, आकार में वृद्धि, जैसे कोई छोटा बर्तन हो उसमें और आप आवेश दो और आवेश दो, कब तक दे सकते हो, तो ऐसे बनाए जाते हैं कि इनमें आकार की वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होगी और आवेशों का ये पर्याप्त मात्रा में संग्रह कर लेते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, आकार वृद्धि किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित करने वाली युक्तियां जो हैं क्या कहलाती हैं, संधारित्र कहलाती। एक ऐसा प्रक्रम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप आवेशों को पर्याप्त मात्रा में भर सकते हैं, क्या कहलाएगा, संधारित्र कहलाएगा। ये कई प्रकार के होते हैं, समांतर होता है, गोलीय होता है, बेलनाकार होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इनमें क्या होता है, एक प्लेट एक्स होती है, एक बाई होती है, और बाई को हम पृथ्वी से लगा देते हैं या दूसरे संधारित्र से लगा देते हैं, उसका आवेश उसमें जाने लगता है, आराम से पूरा का पूरा प्रक्रम हो जाता है। अब इसमें दिखा देते हैं आपको, व्यंजक पूछते हैं कभी कभी क्या होता है। तो यहाँ पे हमने 2 प्लेटें ले ली, एक प्लेट एक्स ले ली है और एक प्लेट बाई ले ली है।
अब क्या किया, x और y प्लेटों का एक संधारित्र बना लिया जिसके बीच की दूरी d है, इसके बीच की दूरी d ले ली हम लोगों ने। अब क्या किया भाई, इस पहली वाली को हमने यहाँ, पहली वाली प्लेट को हमने प्लेट x है, इसको आवेश देना प्रारंभ कर दिया। तो जब हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसकी पूरी प्लेट पर प्लस क्यू आवेश चला जाएगा। और आप जानते ही हो कि एक नियम होता है वितरण का, जिसके अनुसार आगे की ओर आवेश बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरी प्लेट पर इस पे प्लस दिया तो माइनस का आवेश आना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसको प्लस देंगे तो वहाँ माइनस का आवेश प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि प्रेरित हो जाएगा। भाई ये प्लस दिया तो माइनस प्रेरित हो गया और माइनस का आवेश निकलना प्रारंभ हो गया। चूंकि वह आगे फिर आवेश निकलेगा प्लस का दिया माइनस का, तो क्या करते हैं, इसके एक सिरे को पृथ्वी से लगा देते हैं, इसका संपूर्ण आवेश जो है पृथ्वी में समावेशित हो जाता है। इसको लिख भी दिया हमने यहाँ पे, प्लेटें XY लेते हैं, पूरा क्षेत्रफल इसका A होता है, बीच की दूरी D होती है और इसके घनत्व सिग्मा प्लस सिग्मा और उसका माइनस सिग्मा हो जाएगा आपका। इस प्रकार से बना लेते हैं। और एक बात सुन लीजिए, आप पृथ्वी में कितना भी आवेश दे दीजिए या पृथ्वी से कितना भी आवेश निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा संधारित्र है जिसकी धारिता क्षमता बहुत अधिक होती है। तो आप लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, समांतर का है या गोलाकार का है, बेलनाकार का है, सबका इसी प्रकार से आप लोग बना लेना। देखो एक डेरिवेशन कर लीजिए, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसमें क्या सबसे पहले करें, देखो दो प्लेटें लेते हैं हम लोग, एक प्लेट ये ले ली बेटा हमने, एक दूसरी प्लेट ले ली। अभी आप लोगों ने बनाया था, इस प्लेट का नाम दे देते हैं x, इसका नाम y। तो लिख देते हैं, माना दो प्लेटें हैं, एक x है एक y है, ठीक है। ये दो प्लेटें हमने बना दी, एक x है एक y है। बीच की दूरी आप क्या मानते थे, d मानते थे, बीच की दूरी d है। अब क्या किया, इसमें भाई बीच की दूरी पूरी यहाँ से वहाँ तक d है, तो हमने एक t मोटाई की पट्टी इसमें रख दी, एक पट्टी रख दी जिसकी मोटाई है t, जिसकी मोटाई क्या मान ली हमने, t मान ली। तो इसको थोड़ा d नीचे दिखा दो, t मोटाई की पट्टी रख दी, ये मोटाई t है। अब भाई सोचो, यहाँ पर जो माध्यम है वो परावैद्युतांक है, ये प्लेटें कहाँ रखी हैं, परावैद्युतांक माध्यम में रखी हैं। तो अब आप सोचो, यहाँ पे जो पट्टी रख दी गई तो यहाँ पे t हो जाएगी, शेष दूरी कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक d माइनस टी नहीं आएगी। बोलो भाई, पट्टी रखने से शेष परावैद्युतांक कितना आया, d माइनस टी आया। अब क्या करें, यदि हम इस पट्टी को आवेश दे दें तो प्लस क्यू का आवेश आ जाएगा, प्लस क्यू का आवेश, आपने इसको आवेश यहाँ से दे दिया, ठीक है। अब आवेश देंगे तो दूसरी पट्टी पे आवेश प्रेरित होकर नहीं आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का आवेश आ जाएगा। और चूंकि ये जो प्लेट है y जो है पृथ्वी से जुड़ी हुई है, तो इसका शेष आवेश जो निकलेगा पृथ्वी में आ जाएगा। यही सब हमको हिंदी में लिखना होता है माना करके। माना दो प्लेटें हैं, सब ये बीच लिखेंगे, बीच की दूरी d है, इसका क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच t मोटाई की पट्टी रख दी, ये सब रख देते हैं। अब देखो ये सब लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग हैं, ये भाषा हमने लिख दी यहाँ पर, इतने भाषावादी देख लो। दो प्लेटें x व y हैं, जिसका क्षेत्रफल a है, बीच की दूरी d है, अब प्लेटों के बीच t मोटाई की एक पट्टी रख दी। अब जिसमें क्या भैया, परावैद्युतांक जो है इसका k है, अब दोनों तरफ क्या बचेगा, d माइनस टी बचेगा। तो इसका आप निकालो, ऊर्जा निकालो, संचित ऊर्जा क्या, E1 बराबर क्या आएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 आएगा। तो ये तो E1 की हो जाएगी, ये तो पट्टी की हो जाएगी इतने की। अब शेष जो भाग बचा उसकी E2 बराबर आएगी सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 क्या आ जाएगी। भाई ये तो पट्टी रख दिया और शेष भाग की आ गई, ठीक। अब दोनों का कुल विभवांतर क्या आएगा, B बराबर आएगा E1 d माइनस टी। भाई इसका संबंध उससे हो गया, E2 का होगा, E2 का संबंध इन भागों से हो जाएगा और इसका संबंध इस भाग से हो जाएगा। विभवांतर बराबर आएगा E1 d माइनस टी प्लस E2 t।
अब देखो क्या किया, इस E1 का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 रख सकते हैं, यहाँ पे रख दिया। E1 का मान निकाला था, आगे D माइनस टी, और E2 का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के यहाँ रख दिया, आगे T लगा दिया हम लोगों ने। अच्छा, ये करने के बाद अब हम लोग क्या करें, ये कर दिया। अब आप लोग देखो, अब भाई यहाँ से यहाँ तक क्या सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कॉमन है, ये कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा D माइनस टी और प्लस T बटे के बचेगा, ये आ जाएगा, B बराबर हमारा आ जाएगा। अच्छा, सभी लोग जानते हो C बराबर क्या होता है, Q बटे B होता है, तो हमारा B आया। अगर हम इस B को यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, Q तो Q ही है, अगर B का मान रख दें सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस T बटे के रख दिया, तो आप तो जानते ही हो बटे का बटा पलट जाता है। Q की जगह C बराबर Q को Q ही रखा, B का मान हमने रख दिया। लिखो से साफ करें, देखो आ जाएगा, पलट दिया तो भाई एप्सिलॉन 0 ऊपर आ गया। अच्छा, A हमने अपने पास से लगा लिया, A का मतलब क्या है, पूरे का क्षेत्रफल A है, तो भाई एक के साथ करेगा तो पूरे क्षेत्रफल के साथ भी तो वही करेगा। A अपने पास से ले लीजिए और D माइनस टी और T प्लस के। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो K बराबर 1 रखने के लिए 1 रख देंगे, तो यहाँ पे 1 रख दोगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वही आ जाएगा एप्सिलॉन कर गया बटे D। लेकिन हमको ये नहीं लाना है, बल्कि इतना ही तो रखना होता है, इतना ही करते वहाँ पे हैं। K का मान 1 रख देंगे तो क्या K 1 आ जाएगा, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D आ जाता हमारा है। तो हम लोग यहीं तक डेरिवेशन करते हैं इसका। यदि हम क्या करें, इसमें एक की जगह कई एक पट्टियाँ रख दें, मान लिया एक T है, अब इसमें चित्र देख लो अगला, सेम ऐसा ही दूसरे जाएगा। अब मान लिया यही चित्र फिर से बना लो, अगर कह दिया जाए कई एक पट्टियाँ रख दी जाएं, मान लिया ये X प्लेट है, ये Y प्लेट है, इसमें T1 रख दो, इसको T1 नाम दे दो, इसको T2 नाम दे दो और इसको T3 नाम दे दो। इस प्रकार से कई एक पट्टियाँ रख दी जाएं, T1, T2, T3, T4, T5, कितनी भी अनंत तक पट्टियाँ रख दी जाएं, तो उनके परावर्तांक आएंगे, K1 आएंगे, K2 आएंगे, K3 आएंगे, डॉट 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 आएंगे। तो उनमें भी क्या करेंगे, E1, E2, E3 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, जिसे अभी निकाला था, E1 और D माइनस टी बची दूरी, और बाद में C बराबर कर देंगे Q बटे V का मान डाल देंगे, पूरा सॉल्व कर देंगे। क्या किया, X Y 2 प्लेटें लें, कितनी पट्टियाँ रख लो जाओ, रखोगे तो T1, T2, T3 जितनी भी पट्टियाँ रखोगे मिटाई की रख दो, सबके परावर्तांक K1, K2, K3, K4 सबके आते जाएंगे, बीच की दूरी आएगी, ठीक है। फिर क्या निकालोगे, उनके सबके E1, E2 निकाल लो जितने आए, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, और विभवांतर निकालने के बाद क्या निकाल देंगे, C निकाल देंगे, C बराबर Q अपान V के तो मान निकाल ही लोगे लोग, आप डाल लोगे। इस प्रकार से कोई डेरिवेशन आ जाए आप लोग आसानी से कर सकते हो। आगे हमको अब सवालों में क्या करना होगा, धारिताएं लगी होंगी समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, ये पहचानना बहुत कठिन होता है। आप लोग इस टाइप के सवाल भी देख लेते हैं और कैसे हम इनको हल करते हैं। देखो भाई आप लोग अब देखो, ये चिन्ह किसका है, इस टाइप का चिन्ह किसका बताता है, ये C है, धारिता का है। ये चिन्ह किसका है, प्रतिरोध का है, और ये चिन्ह किसका है, हेनरी का होता है। L, C, R पूरा आगे आएगा, वो आगे दिखाएंगे। हमको सिर्फ पहले इसको देखना है। इसको क्या देखना है कि यदि देखो, सबसे पहले आप लोग देखो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में ये डेरिवेशन नहीं पूछते, हाई स्कूल का चैप्टर हो जाता है, यहाँ नहीं पूछते, इसका सिर्फ सवाल ही पूछते हैं। श्रेणी क्रम में कैसे लगे होंगे भाई, एक ही रेखा में यदि लगे होते हैं, मान लिया ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है, कितने भी लगा लो A व B के बीच, तो एक ही रेखा में लगे होंगे तो किस क्रम में कहलाएंगे, श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। तो याद कर लो, इसकी श्रेणी क्रम धारिता का प्रतिरोध का उल्टा होता है। इसका सूत्र होगा श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 कितने भी आप लगाते चले जाओ। ये इसका श्रेणी क्रम में आता है और इसका समांतर क्रम आपको हम दिखाते हैं। अब इसका समांतर क्रम देखना हमको है। समांतर क्रम क्या होता है? समांतर क्रम क्या होगा इसका? अब देखो एक ही रेखा पे इस पे ये लगा, देखो रेखाएं अलग अलग हो रही हैं, एक नहीं है। इस टाइप से जब लगे होंगे ए व बी के बीच, तो यहाँ पर मान लिया C1 है, C2 है, C3 है, तो आप देख रहे हो एक बिंदु से कई रेखाएं निकल रही हैं। तो जब रेखाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग जाते हैं, तो कौन कौन कहलाता है हमारा है? समांतर क्रम कहलाता है। इसका समांतर क्रम का सूत्र उल्टा होता है प्रतिरोधों की अपेक्षा। C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 कितने भी हो जाएं, इसको हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। इस टाइप का हम आपको अब सवाल दिखा देंगे। देखो देखो इस टाइप के सवाल आते हैं। यहाँ पे ए बी है, तो कहा जाता है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में संयोजन दिखाइए। तो मैं आपको पहले एक दो सवाल छोटे छोटे दिखा देता हूँ, फिर ये लगाऊंगा। देखो जैसे मान लिया इस टाइप से लगे हों, यहाँ पे 2 लगा हो, 2 μF, यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 4 हो, और कहा जाए ए व बी के बीच याद कीजिए। तो देखो एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है, तो कौन सा भैया क्रम? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, 1/C बराबर 1/C1 1/C2 और 1/C3। यहाँ पे 2 रख लेंगे, यहाँ 3 रख लेंगे, यहाँ 4 रख लेंगे। हम लोग आराम से इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। रखेंगे भाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, आराम से लासा लेके इसको हल कर सकते हैं, आसान सी चीज़ है। अब इस टाइप कह देगा और कोई सवाल आता है, आप देख लीजिए। मान लिया इस टाइप के लगे होते हैं, तो देखो पहले आपको ये दिखा देना है, तो आपको अभी सवाल लगाने में आसानी मिल जाएगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 हो। अब देखो ये बेटा कौन क्रम में है? ऊपर नीचे अलग अलग रेखाओं में तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। 1 2 3 C1 हो गया, C2 हो गया और C3 हो गया। आराम से जोड़ लेंगे, 2 3 5 और से कर लेते हैं, आसान सा होता है। तो अब हम लोग थोड़ा आगे सवालों को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ये सवाल लिखा हमने, यहाँ लिखा देखो। अब आप यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे A लिखा है और यहाँ पे लिखा है B। अब देखो आप A से चलिए तो आप यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है, और यहाँ तक आ जाएंगे। B के बाद दूसरी रेखा चालू हो जाती। तो अब आप देखो ध्यान दो, 8 और 10 का एक जो बन रहा है। अच्छा, तो देखो जो 8 लगा है वो 9 की अपेक्षा एक ही रेखा में एक अलग अलग है। भाई 8 तो इधर जा रहा है और ये 20 से रेखा रोक रही है, ये रोक रहा है 9 इधर। तो 8 और 9 अलग अलग है कि एक में है? अलग अलग है। तो अलग अलग है तो कौन क्रम में है भाई? समांतर क्रम में है। तो 9 तो लिख सकते हैं 9 μF और कामा 8 μF कौन क्रम में है? या ऐसा कर सकते हो, अब इनको न देखो, इनको देख लो भाई। 8 और 10 ये एक ही रेखा में है, चाहे इनको देख लो चाहे इनको देखो। 8 और 10 बेटा एक ही रेखा में तो है, एक ही रेखा में तो कौन क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। तो ऐसे दिखा दीजिए 8 μF कामा 10 μF एक ही श्रेणी क्रम में है। तो सूत्र क्या होगा इसका? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 का मान 1/8 प्लस 1/10। आप हल कर लीजिए। 10 8 लासा ले लो, गुणा कर लो, 80 आ गया और 10 एक कम 10 और प्लस 8 एक कम 8 आ जाएगा 18/80। आप काट दीजिए 2 से, 2 नाम 18 और 2 से काटो 80 को 40 आ जाएगा। तो आपका आ गया 9/40। भाई 1/C का पलट दीजिए तो आ जाएगा C बराबर 40/9। अब आपने इन दोनों को हल कर लिया तो आया 40/9। तो इन दोनों को हल कर लेंगे तो यहाँ आप कर सकते हो। अब जो हल होके आया वो इस रेखा के विपरीत है कि समान में है? विपरीत में है। तो जो हल होके आया वो और ये दोनों किस क्रम में आ जाएंगे? समांतर क्रम में आ जाएंगे। तो 40/9 का मान हमारा पहले से कितना था? 9
म्यू एफ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसका सूत्र क्या होगा, C बराबर आएगा C1 प्लस, यहाँ C डैश लगा लिया करो क्योंकि भाई ये C डैश कर लो इसको तो अलग लगेगा आपको, तो हो जाएगा C1 प्लस C2, तो 40/9 और प्लस 9, आप इनको आसानी से जोड़ सकते हो, लासा ले लिया 9, 40 से कम 40 और 9 नमा 81, 81 40 हो गया 121/9, 9 से आप 121 को भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपका ए बी के बीच आ गया। दूसरा सवाल देखना आपको है, इस टाइप का सवाल, इसको बहुत ध्यान देना है आपको, हम आगे भी सवाल इस टाइप के लगवा देंगे, फिर समय हो रहा है। एक देख लो 3 3 3, ये तीनों अलग अलग दिख रहे हैं आपको, अलग अलग रेखाओं में, तो अब इसमें सवाल में ढूंढना ये कहाँ पर से चला जाए कि भाई जहाँ से इस सवाल हमारा लग पाए। तो हमने देखा ये 3 3 3 बिल्कुल एकदम अलग लगे हैं, तो 3 म्यू एफ और 3 म्यू एफ और 3 म्यू एफ कौन क्रम में है बच्चों, समांतर क्रम इनका है, तो इनका आ जाएगा C डैश बराबर आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर आ जाएगा 9 म्यू एफ, ये C डैश निकल के आया। अब ये तीनों निकल के जब आ जाएंगे तो एक में चपक जाएंगे, एक के पास तो आ जाएंगे। अब वो वाला और 18 वाला ये दोनों कौन क्रम में हो जाएंगे, फिर 18 म्यू एफ तो है ही है, और ये जो C डैश हमारा आया 9 आया, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, एक ही रेखा में आ जाएंगे, तो इन्हें हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। सूत्र होगा 1/C डबल डैश लगा लो यहाँ पे, 1/18 प्लस 1/9, लासा होगा 18, तो 9 भाई होगा, तो 9 दूना 2 एकम 2, 3/18, 3 एकम 3, 3 छाक 18, पलट दीजिए तो आ जाएगा C डबल डैश आ जाएगा 6 म्यू एफ। अब आपका 18 तक का साल हो गया, आपका 6 आ गया। अब भाई फिर 18 तक का साल हो गया, 6 आ गया। अब ये जो इन दोनों हल किया तो ये सब पूरा हल होके कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये 6 और ये 6 एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो कौन कम हो जाएगा, समांतर। तो 6 म्यू एफ आया वाला और 6 म्यू एफ ए वाला दोनों हो जाएंगे समांतर में। तो इसका सूत्र होगा C ट्रिपल डैश लगा लीजिए, C1 प्लस C2 मतलब 6 प्लस 6, तो 6 6 12 म्यू एफ हमारा आ जाएगा। अब भाई ये सब हल होके 12 आया, अब 12 वो और 4 ये किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। 12 वो और 4 ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो 12 म्यू एफ कामा 4 म्यू एफ किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C बराबर, अब निकालो तुल्य, अब लास्ट का निकलना है, C बराबर आ जाएगा 1/12 प्लस 1/4, लासा हो गया 12, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 3 12, 3 एकम 3, तो 3 और 1 4/12, बेटा पलट दीजिए तो आ जाएगा 12/4, 4 एकम 4, 4 3 12, C बराबर आ गया 12 म्यू एफ। इस प्रकार, हाँ सॉरी 3, 4 3 3। देखो बच्चों, इस प्रकार से हम आसानी से इस टाइप के सभी सवालों को आसानी लगा सकते हैं। और भी भाई अब क्या हो, अगर कहीं कहीं ऐसा भी दिया जाएगा सवालों में, समय तो हो रहा है खैर, अब बता नहीं सकते कि यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे बोल्ट दे देंगे, आवेश दे देंगे लगा है इतना, विभवांतर लगा है इतना, तो क्या करेंगे, तो हम तो जानते हैं C बराबर सूत्र क्या होता है, Q/B होता है, उसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। इस टाइप के भी आगे सवाल आप लोग हल कर सकते हो। तो बच्चों आज हमने सीखा, आप छोटी सी परिभाषा से लेकर आप बड़े से बड़े क्वेश्चन तक, इसमें हमने सब कुछ सीख लिया है। किसी प्रकार का डेरिवेशन आए, और सुनो, ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का डेरिवेशन नहीं आएगा, आप लोग इसकी टेंशन ना लो, सिर्फ सवाल आएंगे, आप लोग सवालों को इसकी आसानी से लगा सकते हो। खैर आगे जो सवाल आएंगे आप आपको लगवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।